हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसका एक लेक्चर हो गया है। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड से इसको कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर आज हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस का मैंने डेफिनेशन बिजनेस के बारे में समझा ना प्रीवियस लेक्चर में, आज समझते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। कंपोनेंट्स का मतलब होता है उसके हिस्से, उसके टुकड़े, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा है ना, ये तो सामने जो आपको दिख रहा है ये तो एक इसका हिस्सा है स्क्रीन वाला। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे इसमें हार्डवेयर्स वगैरह डले हुए होंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो डली हुई है वो इसके कंपोनेंट्स हो गए, इसके हिस्से हो गए, ठीक है। तो ऐसे कैसे बिजनेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो बिजनेस के कंपोनेंट्स 3 होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। इसके अंदर सबसे फर्स्ट होता है आपका ट्रेड, फिर होता है कॉमर्स, फिर होता है इंडस्ट्री। और मैंने बोला था ट्रेड प्लस कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री, इन तीनों को मिला दिया जाए तो बिजनेस बनता है। ओके, तो अब हम यहां पर वन बाय वन इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। सबसे फर्स्ट यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस को मैंने 3 पार्ट बताए ना, तो हमने यहां पर क्या किया है, और आपकी बुक के अंदर भी ऐसा ही किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पार्ट में क्या हुआ, एक तो रख गया इंडस्ट्री और फिर एक कंपोनेंट रख दिया कॉमर्स। और इसमें बोला गया भी जो ट्रेड वाला हिस्सा है वो भी कॉमर्स के अंदर क्या है, इंक्लूड। तो एक हिस्सा हो गया आपका, एक कंपोनेंट हो गया बिजनेस का इंडस्ट्री, और एक हो गया कॉमर्स, और कॉमर्स में ट्रेड इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, ठीक, इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको। अब सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में हमने समझा था कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो मैंने बोला था आपको बहुत सारी इंडस्ट्री सुनी होगी, जैसे स्टील इंडस्ट्री, है ना, जैसे आयरन एंड ऑयल इंडस्ट्री, है ना, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जिसमें छोटे छोटे सारे बिजनेस मिलकर उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, है ना। सो अब इंडस्ट्री में होता क्या है, जो ये इंडस्ट्री मैंने बताई अलग अलग टाइप की, इन सब इंडस्ट्री में क्या होता है? तो इन सब इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस किया जाता है। किसको प्रोसेस किया जाता है? किसी प्रोडक्ट को, किसी मटेरियल को, किसी कमोडिटी को बनाने के लिए प्रोसेसिंग चलती है। और उस प्रोसेसिंग में क्या क्या चलता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? सबसे फर्स्ट ई, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है, आपको नहीं लिखना है, याद रखने के लिए EPCPF। ई का मतलब एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना। बहुत ज़्यादा हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का जब यूज़ करते हैं तो माइनिंग करते हैं, है ना। माइनिंग करके पेट्रोल, ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट्स निकालते हैं, कोल निकालते हैं, गोल्ड वगैरह ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सिल्वर वगैरह, ये भी माइनिंग के जरिए ही निकाले जाते हैं ना। तो एक्सट्रैक्शन करना, ठीक है। फिर इस पी का मतलब होता है, ई का मतलब एक्सट्रैक्शन, पी का मतलब हो गया फिर उनका प्रोसेसिंग करना, ठीक है। फिर आता हमारा ई का मतलब एक्सट्रैक्शन, पी का मतलब हो गया प्रोसेसिंग, और सी का मतलब हो गया आपका कन्वर्जन, ठीक है। फिर ये अगला पी हो गया प्रोडक्शन, ठीक है। और लास्ट में जो एफ है उसका मतलब है फैब्रिकेशन। तो जो इंडस्ट्री होती है उसमें ये सारे काम किए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और फैब्रिकेशन किया जाता है। किसका? किसी भी एक कमोडिटी को बनाने के लिए, किसी भी एक प्रोडक्ट का, कमोडिटी का, ये सब प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। और प्रोसेसिंग के अंदर एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, कन्वर्जन, प्रोडक्शन, फैब्रिकेशन, ये सब इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये सब काम कहाँ किए जाते हैं? किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किए जाते हैं। सेकंड मैंने बताया अभी कॉमर्स, उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया ट्रेड को। ट्रेड को इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि ट्रेड का मतलब बताया था मैंने कॉमर्स का मतलब बताया था डिस्ट्रीब्यूशन से, और ट्रेड का मतलब बताया था परचेज एंड सेल से, है ना। तो परचेज एंड सेल भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिस्सा है। सो हम ट्रेड को कॉमर्स से अलग नहीं कर सकते। हाँ, समझने के लिए थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन है दोनों एक ही। और देखा जाए तो ये सारे कंपोनेंट मिलकर ही बिजनेस बनता है, तो कुछ भी अलग नहीं है, वैसे सेपरेट है भी और नहीं भी, ठीक। सो कॉमर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है वो कैसे होता है वो आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इंडस्ट्री में ये सब काम किए जाते हैं। इंडस्ट्री जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ जाता है भाई। टाइप्स ऑफ व्हाट इज इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, और दे दिया ये अच्छा क्वेश्चन एक। तो इसके जो टाइप्स है उसमें सबसे फर्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। कहाँ से? यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जाएगा अर्थ से, सी से, एयर से, है ना। तो आप एयर से कोई एक ऑक्सीजन वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एयर में ही होती है ना।
और अगर आप अर्थ से कोई माइनिंग करके कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, है ना, कोई भी धातु निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कोई भी कमोडिटी निकाल रहे हैं अर्थ का खनन करके, माइनिंग करके, ओके। और नेक्स्ट आता है आपका सी, समुद्र से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। पेट्रोलियम जो है वो समुद्र से भी निकलता है, सी से भी निकलता है और हमारे रेगिस्तान के इलाकों से भी निकलता है। तो ये सब चीज़ें जब एक्सट्रैक्ट करके और इनको हासिल किया जाता है, उस इंडस्ट्री को बोला जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकंड नंबर आती है फिर हमारी जेनरिक इंडस्ट्री। जेनरिक इंडस्ट्री का मतलब होता है आप जेनेटिक जेनरिक नहीं है, ये जेनेटिक है, ठीक है, मैंने गलती से जेनरिक लिख दिया, जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री जो होती है उसमें क्या होता है, नेचर से तो चीज़ें ली जाती है। वैसे हम सारे के सारे जो भी इंडस्ट्री काम करती है, रॉ मटेरियल तो नेचर से ही आता है। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ों को मिला करके हम फिर प्रोडक्ट बना देते हैं, उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं ना, उसका जो शेप है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और शेप के अंदर, ठीक है। सो जेनेटिक इंडस्ट्री जो होती है उसमें नेचर से तो प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना ह्यूमन स्किल्स के हम नेचर से वो जो है, जो हासिल करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो कमोडिटी लेना चाहते हैं, वो ले नहीं पाएंगे। तो नेचर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती ही होती है। आप जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक बिजनेस का, जो है नर्सरी, है ना। नर्सरी के अंदर जो पेड़ पौधे वगैरह उगाए जाते हैं ना, वो नेचर ही पेड़ पौधे प्रोवाइड कराता है, लेकिन उसमें ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती है कि कौन सा पेड़, कौन सा पौधा, कौन सा ट्री किस हिसाब से है, कौन सा कितनी ऑक्सीजन देता है, किसकी मार्केट में डिमांड सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी प्राइस कितनी रखनी है, ये सब उसमें ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती है ना। उसके बिना वो उस एनवायरनमेंट में वो वाला जो पेड़ या पौधा है वो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उसके लिए क्या उसको टेम्परेचर चाहिए, है ना, ये सब कौन सेट करता है, ह्यूमन स्किल। तो ह्यूमन्स यानी कि इंसानों की जो स्किल्स होती है वो भी चाहिए और फिर नेचर भी चाहिए, फिर वो मिलकर के एक जो बिजनेस बनता है, एक इंडस्ट्री बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सभी को अपने में शामिल किए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल होते हैं, आर मतलब रॉ मटेरियल जो होता है, उस रॉ मटेरियल को या वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा अधूरा होता है ना, आधा प्रोडक्ट बन गया आधा नहीं बन गया, तो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स, एफजी मतलब फिनिश गुड्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। जितनी भी फैक्ट्रीज लगी हुई है वहाँ पर यही होता है। रॉ मटेरियल लेते हैं, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है एक लंबी प्रोसेस के थ्रू, ओके, और फिर वो प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जो बाइक है वो भी इसी से निकली हुई है। और जैसे कार्स वगैरह हो गई, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि उसमें जो है लोहे को और बहुत सारे हार्डवेयर आइटम्स को जो है इंक्लूड करके किस तरीके से रॉ मटेरियल से वो फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। और अगर अपन और चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों में आ जाए, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि जो पोटैटो है उससे किस तरीके से पोटैटो चिप्स बनाई जाती है ना। तो ये जो है ये क्या करता है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब रॉ मटेरियल जो होता है ना, उसको क्या है, डायरेक्ट हम कंज्यूम कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं खाने पीने की चीज़ें जिसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है, कुछ को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया जा सकता। जिसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है उससे भी बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट अलग तरीके के बनाए जाते हैं जो मार्केट की डिमांड के हिसाब से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे मैं पेट्रोल का एग्जाम्पल दूँ, क्या सीधा धरती से, अर्थ से पेट्रोल निकाला और गाड़ियों में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, वो गाड़ी बंद हो जाएगी भैया, ऐसे नहीं होता है। उसको प्योरीफाई किया जाता है ना, उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग की जाती है ना, और इसके लिए बहुत बड़ी एक प्लांट लगता है, एक मशीनरी लगती है, ठीक है। और फिर उसकी रिफाइनरी लगती है, जिसको रिफाइनरी बोलते हैं ना, उसमें करोड़ों का खर्चा आता है ना। तो रिलायंस जो बिजनेस है हमारा, है ना, रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसमें ऐसी रिफाइनरी लगी हुई है जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली रिफाइनरी में से एक है ना, ओके। तो वो क्या करते हैं, इस जमीन से निकाले हुए, अर्थ से निकाले हुए उस ऑयल को, इस पेट्रोल को, इस लिक्विड को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं ना, रिफाइन करते हैं उसको। उसमें से फिर सबसे फर्स्ट जो निकलता है प्रोडक्ट जो प्योरीफाई करके, वो एक अलग इंजन में काम आता है। फिर पेट्रोल निकलता है, फिर उसके बाद में आपका डीजल निकलता है, और उसके बाद में भी जो मलबा बचता है उससे कैरोसिन वगैरह बोल सकते हैं आप, या ग्रीस वगैरह बोल सकते हैं, वो निकलता है। समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती है, क्योंकि डायरेक्ट उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता रॉ मटेरियल को, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्री जो होती है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर दो तरीके की प्रोसेसिंग होती है, दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसको समझना, एक होती है कंटिन्यूस और एक होती है असेंबली। दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैं यहाँ पर दो वर्ड बताऊँ, एक है मेड इन इंडिया, जैसे मेड इन चाइना होता था,
और एक है मेक इन इंडिया, दोनों में फर्क है, आप यहां से समझ सकते हैं। मेक इन इंडिया, अगर मेड इन इंडिया होता, वैसे हमारे यहाँ पर मेक इन इंडिया चल रहा अभी प्रोग्राम है ना, मेड इन इंडिया होता तो उसमें पता है क्या होगा, भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मेड इन इंडिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मेक इन इंडिया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वही कॉन्टिन्यूस असेंबली इंडस्ट्री को डिवाइड करता है। जो मेड इन इंडिया है ना, उसका मतलब है जो रॉ मटेरियल है ना, जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से हमने उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स बनाया। लेकिन जो मेक इन इंडिया है उसका मतलब है बहुत सारे कंपोनेंट ले लिए और उन कंपोनेंट को आपस में असेंबल कर दिया और उसके बाद में हम उसको बेच रहे हैं, तो वो मेक इन इंडिया हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए आप कंप्यूटर वगैरह पीसी वगैरह लेते हैं ना, तो कैसे लेते हैं, आप क्या करते हैं, मॉनिटर किसी दूसरी कंपनी का ले आते हैं, कीबोर्ड माउस किसी और कंपनी का लेके आते हैं, ठीक है, कैबिनेट किसी और कंपनी का होता है, कैबिनेट के अंदर डलने वाला सीपीयू फिर और किसी कंपनी का होता है, उसके अंदर डलने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का होता है, समझ में आया, विंडोज होता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उसको एक असेंबल कर लिया, तो वो असेंबलिंग हो गई। तो हमारे यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मेड इन इंडिया होता है लेकिन जोर इस पे दिया जा रहा है, पहले ये होगा तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। मेक इन इंडिया का मतलब हो गया बाहर से बहुत सारी किसी कंट्री से, जैसे मोबाइल इंडिया में बनाएंगे, जैसे आईफोन जो है वो इंडिया में बनेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आईफोन के अंदर लगने वाले सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, नहीं, वो बहुत सारे कंपोनेंट जो बाहर से बने आएंगे, बस वो यहाँ पर उनको असेंबल करके आईफोन बना के बेचेंगे। तो इस तरीके का ये प्रोग्राम होता है, इसको असेंबली इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन अगर आईफोन का एक एक पार्ट अगर इंडिया में बनने लग जाए तो, है ना, मैन्युफैक्चर यहाँ पर हो तो, और उसके बाद में वो आईफोन जो है इंडिया में पूरा मेड इन इंडिया बन जाता है, तो उसको कंटिन्यूस इंडस्ट्री बोलते हैं। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख भी सकते हैं, ठीक। तो ये जो चीज़ हुई, ये हुई इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मैंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमर्स की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कॉमर्स की तरफ। जो कॉमर्स है वो क्या है, कॉमर्स में इंक्लूडिंग मैंने कर रहा है यहाँ पर ट्रेड। अब कॉमर्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना और सेल करना, है ना। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो गई, परचेज करके सेल करना वो कॉमर्स के अंदर आता है, और अगर ये ट्रेड के अंदर आता है, और ट्रेड को अगर कॉमर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो परचेज एंड सेल ट्रेड हो गया, और आगे कॉमर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना। और इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरी सर्विसेज की, सहायक सर्विसेज की। उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग सिस्टम आ गया, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो सब उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो आइए पढ़ते हैं, देखो, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यहां तक तो हो गया आपका ट्रेड, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज की हेल्प लेनी पड़ती है ना। वो क्या क्या होती है, जैसे उसमें ट्रेड तो हो गया, परचेज और सेल, फिर स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े स्टोरेज हाउस चाहिए होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि डिमांड के हिसाब से सप्लाई होते हैं। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है उनको पता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके ही बिजनेस किया जा सकता है ना। तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टोरेज हाउस बनाने पड़ते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है ताकि जब उसकी डिमांड हो तब उसको रिलीज किया जाता है। बस शर्त है कि वो पेरिसेबल गुड्स नहीं होना चाहिए। अगर पेरिसेबल गुड्स है, यानी कि ऐसा गुड्स है जो जल्दी खराब हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से कोल्ड चेन स्टोरेज बने होते हैं, वो भी एक स्टोरेज हाउस होते हैं, स्पेसिफिक उनके लिए होते हैं ताकि उनकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो स्टोरेज हाउस हो गए, पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है ना। तो रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, उस प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे लेबल लगाना, ब्रांड नेम लगाना, है ना। किसी ब्रांड एम्बेसडर को अगर आपने हायर कर रखा है तो उसकी फ़ोटो, उसके साथ फिर प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग, ये सब काम करने के लिए बैंक आपको लोन दे रही है, बैंक आपको सपोर्ट कर रही है, बैंकिंग सिस्टम आपका कैसा है वो हो गया। इंश्योरिंग का मतलब हो गया इंश्योरेंस, हर प्रोडक्ट का आजकल की लाइफ, आज के टाइम में इंश्योरेंस कराया जाता है। जैसे यहाँ से इंडिया से कोई पूरा शिप भरा हुआ जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूएसए, तो उस शिप का क्या किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है। कहीं समुद्र में डूब गया तो वो बिजनेसमैन दोनों तरफ के बर्बाद हो जाएंगे ना, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है। जैसे हम हमारी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमारे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जो बाइक कार का इंश्योरेंस भी कराते हैं, आजकल तो फोन वगैरह के भी इंश्योरेंस आ जाते हैं, कुछ पैसा दो आपका वो इंश्योर्ड हो जाएगा, है ना। तो ये सब इंश्योरेंस की कैटेगरी भी जरूरी होती है, ये सब कॉमर्स के अंदर आता है। स्टोरेज, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब उस गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक, दूर तक पहुंचाना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि उसका नेटवर्क कैसा है। अगर नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है, ओके, ठीक। तो ये सब के सब कॉमर्स के अंदर आते हैं। अब कॉमर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी हिंड्रेंसेज है, हिंड्रेंसेज मतलब हो गया बैरियर्स हो गया, या
ऑप्टिकल्स हो गया आपका, बैरियर्स हो गया सॉरी। तो बैरियर्स कौन कौन से हैं जिनको कॉमर्स जो है वो दूर करता है? तो इसमें सबसे पहली हिंड्रेंसेज आती है, मतलब बाधा, मुश्किलें, ठीक है। तो उसमें आती है सबसे पहले पर्सन्स, मतलब जो बायर है और सेलर है इन दोनों को आपस में मिलाना। और ये जो कॉमर्स है जिसमें स्टोरेज से लगाकर लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन तक का सिस्टम जो है, इसमें पर्सन्स कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब कॉमर्स दूर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब कोई आपको प्रोडक्ट देगा तो आपको उसके बदले में क्या देने पड़ेंगे? पैसे। अब आजकल आपको पता है पैसों में, जैसे पहले अगर ऑफलाइन का मतलब हो गया जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, डिजिटल पेमेंट नहीं था, तब हमको कैश कैरी करके जाना पड़ता था। और अगर एटीएम्स को भी हटा दे तो बहुत ज़्यादा कैश कैरी करके जाओ। अब वहाँ पर कैश कम पड़ गया तो फिर, है ना, तो उस वजह से कई बार उतनी परचेज सेल नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी आ गया बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग आपको डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देती है, एटीएम्स के ऑप्शन देती है, आपको लोन तक का ऑप्शन देती है। और अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, कितने सारे प्रोडक्ट्स ईएमआई पे थ्रू होते हैं। लोग मोबाइल लेने जाते हैं, 5-10 हज़ार रुपये लेके जाते हैं, 20-25 हज़ार का मोबाइल लेके आगे, बाकी की किस्तें करा दी। आपके टीवी लेने गए, एसी लेने गए, रेफ्रिजरेटर लेने गए, अधिकतर आजकल क्या कराते हैं? ईएमआई पे करा देते हैं, यानी कि उसको लोन पे करवा देते हैं। समझ में आया? तो ये अगर सिस्टम बैंक नहीं प्रोवाइड कराता या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं कराता तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कॉमर्स ये कराता है। बैंकिंग सिस्टम, ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये आपका फाइनेंसिंग सिस्टम के अंदर आता है। और फाइनेंसिंग सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो कॉमर्स के अंदर आता है, और इसी वजह से जो बिजनेस है उसको बूस्ट मिलता है। ओके, सो ये भी एक प्रॉब्लम जो है एक्सचेंज वाली, ये भी कौन दूर करता है? कॉमर्स दूर करता है। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब हो गया एक ऐसा पर्टिकुलर स्थान, चाहे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन, जहां पर वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। वो प्लेस कौन सा होगा, किस जगह पे होगा, कैसा होगा, है ना, वो सब भी कॉमर्स उस प्रॉब्लम को भी दूर करता है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक दुकान एक ऐसी जगह खोल रहे हो जहां पर कस्टमर है ही नहीं, कोई आता ही नहीं है, तो फिर वहां नहीं होना चाहिए ना। आपका दुकान जो ऐसी जगह होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट जिसका बिजनेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड वहां पर कस्टमर आपको मिल जाए। ओके, इसलिए आपने देखा होगा जो कोचिंग इंडस्ट्री होती है ना, किसी एक ही एरिया में फैली होती है ना, वहां पर अधिकतर कोचिंग सेंटर आपको मिलेंगे। ओके, समझ में आया? और वहाँ पर किसकी डिमांड ज़्यादा है? आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की। फिर उस हिसाब से वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स खुलते हैं। ओके, जैसे कोटा पूरा इतना भरा हुआ क्यों? राजस्थान के अंदर कोटा, है ना, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे सब वहीं जाते हैं। आया समझ में? तो ये चीज़ें हैं। तो आपको प्लेस देखना पड़ेगा। ऐसे कैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ही हैं। हर आपकी सिटी के अंदर आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट सिटी है वहाँ पर आप जाके देखेंगे कपड़ा बाजार अलग होता है ना, प्लास्टिक का बाजार अलग होगा, है ना, समझ में आया ना आपको, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मार्केट अलग ही होगा। तो प्लेस कौन सा होगा वो भी कॉमर्स हमें बताता है। फिर आता है हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम का मतलब ये नहीं है कि कब बेचोगे, टाइम का मतलब ये है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कब सप्लाई करोगे। अगर आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या कोई आप रिटेल ट्रेडर हैं तो कब करोगे, है ना। तो जो इंडस्ट्री है वो अपना गुड्स कब मार्केट में सप्लाई करेगी? जब उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। और डिमांड कब ज़्यादा होगी ये मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसकी स्टडी करके फिर उस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से मार्केट में वो प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। और जब तक वो डिमांड नहीं हो तब तक उसको वेयर हाउस में रखा जाता है। तो ये भी हमें कॉमर्स ही हेल्प करता है इसके अंदर, इस बाधा को दूर करने में। फिर आता है हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। आप आज के टाइम में आप इस पॉइंट को एक सेकंड में समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी न्यू मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो पहले फोन आता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है? पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि ये जो नया फोन आने वाला है मार्केट के अंदर, इसमें ये मिलेगा कैमरा, ये मिलेगा जीबी, ये रैम, ये रोम, ये हार्डवेयर मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, ऐसा इसका लुक होगा, वो सब बताया जाता है। मूवी रिलीज होने से पहले बहुत ज़्यादा नाटकबाजियाँ होती है, उसकी मार्केटिंग होती है ना। पहले पोस्टर लॉन्च किया जाता है, पोस्टर के बाद में फिर उसका जो है एक कुछ ना कुछ मार्केट में न्यूज़ फैलाने के लिए फिर एक रिलेशन बनाया जाता है, लड़ाई झगड़ों वाला, ये वो एक हैशटैग ट्रेंड चलाया जाता है। उसके बाद फिर आजकल यही होता है, इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की जाती है, फिर प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद में उसका टीज़र आता है। पहले डेट आता है कि कौन सी डेट को टीज़र आएगा, फिर टीज़र आता है, फिर उसके बाद ट्रेलर लॉन्च होता है, फिर सेकंड ट्रेलर लॉन्च होता है, फिर उसके बाद मूवी में वो मूवी रिलीज़ होती है, हॉल थिएटर में वो मूवी रिलीज़ होती है फाइनली। तो ये सब उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, है ना। नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में बहुत दम था लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था। पास में बहुत सारी मूवीज़ ऐसी है जो फ्लॉप हुई है लेकिन वो A1 मूवी थी। जैसे एक मूवी है आपकी गोलमाल, तो गोलमाल फर्स्ट और बाकी की जो गोलमाल रिटर्न्स वगैरह आई थर्ड, वो तो सब हिट हुई, लेकिन गोलमाल फर्स्ट मूवी जो ना वो हिट नहीं हुई थी, वो एवरेज थी या एवरेज से भी कम थी। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि वो इतनी अच्छी मूवी है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो आपके प्रोडक्ट में दम तो था,
है ना। ये मैं मूवी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, उसमें दम था लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, उसके बायर्स को पता ही नहीं था कि अच्छा ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और ये कॉमर्स के जरिए आज के टाइम में, टेक्नोलॉजिकल टाइम में जो है आप बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिर ट्रेड। ट्रेड के अंदर दो तरह की ट्रेड होती है, एक होती है इंटरनल ट्रेड जिसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। और एक होती है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब समझना, यहां पर जो इंटरनल ट्रेड होती है ना, वो किसी एक ही कंट्री की, है ना, एक ही कंट्री की जो सीमाएं हैं उसके भीतर भीतर होती है, विद इन कंट्री, ठीक है। तो यहां पर ट्रेड में परचेज और सेल तो होता है, परचेज भी होता है एंड सेल भी होता है, सेल्स भी होता है, बट विद इन कंट्री, विद इन कंट्री, एक ही कंट्री के भीतर। समझ में ना आप, बस समझा नहीं है आप, मेन आप लिख दोगे तो कंट्री, विद इन कंट्री, तो एक ही कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर ही अंदर, है ना, इंडिया के अंदर ही अंदर अगर आप सेल कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड, घरेलू व्यापार, ठीक है। और इसमें परचेज और सेल होता ही है। अब इसमें जो ट्रेड होती है ना, उसमें फिर दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं इंटरनल ट्रेड के अंदर जो हम समझते भी हैं, मेन होता है ये दो, होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड, या रिटेल ट्रेडर, होलसेल ट्रेडर, जो ट्रेड को करने वाला। होलसेल कौन होते हैं, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, MFR मतलब मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं हाई, बहुत वॉल्यूम में, है ना, वॉल्यूम या हाई क्वांटिटी में, समझ गए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज करते हैं एक साथ, और फिर वो रिटेल को भेजते हैं कुछ कुछ क्वांटिटीज के अंदर, और रिटेल आगे अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है। अब ये तो सिस्टम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इसमें क्या समझाना आपको, यही सिस्टम चलता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स सेल करता है, और होलसेलर फिर पूरे रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स सप्लाई करता है। तो ये सिस्टम चलता है इंटरनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर। अब अगर बात करें हम यहाँ पर इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड की, तो इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड के अंदर ये अच्छे से समझना बेटा, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड के अंदर आपकी दो चीजें होती है फिर, एक होता है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, और एक होता है एक्सपोर्ट। अब इसका मतलब मैं बताऊं ना, ये परचेज है और एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स है, बट कहां पर, आउटसाइड ऑफ कंट्री। एक कंट्री की सीमाओं से बाहर। पहले था इंडिया के अंदर ही सेल परचेज करना, उसको सेल परचेज बोल रहे हैं। इंडिया से बाहर से आप कुछ परचेज कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री से, तो वो इंपोर्ट हो गया, और इंडिया का सामान बाहर बेच रहे हो तो वो हो गया एक्सपोर्ट। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। एक वर्ड और भी होता है, एक और चीज आती है इसके अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के अंदर आती है, ये वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, थोड़ा अलग है, तो इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट या फिर एंट्री पोर्ट। इसका मतलब होता है आप बाहर से गुड्स परचेज कर रहे हो जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, और उसके बाद उसको इंडिया में बेच नहीं रहे हो, उसको वापस क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वापस बाहर ही सेल कर रहे हो। फॉरेन से खरीदा, फॉरेन में बेचा, मतलब इसका मतलब ये हो सकता है यूएसए से खरीदा, जापान को बेच दिया, जापान से खरीदा इधर किसी और मलेशिया को बेच दिया, समझ में आया, और बीच में अपना कमीशन रख लिया। तो ये भी एक तरह का ट्रेड ही होता है, इसको एंट्री पोर्ट या एंटरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने अच्छे से समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। अब अगर एग्जाम में कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप उसका आंसर कर सकते हो, अगर आपने ध्यान से चीज़ों को सुना है, समझा है और साथ साथ में नोट भी किया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एग्जाम है उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।